दैट्स वाई वी आर कस्टमाइज्ड हॉर्टिकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये हमने दोनों प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं। टेरेस गार्डन हमारा जो है इस हिसाब से ही बनाया जाता है कि आप टेरेस गार्डन को डिसअसेंबल पूरा आराम से, तो ना ही वो उनको फुल टाइम मैनेज कर सकते। जय भूमि, जय भारत। आज का पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, बिकॉज आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर में आते हैं आपके प्लांट्स। आपकी सोसाइटी में जितना भी ब्यूटिफिकेशन हो रखा है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। आप घर में जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हो अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। तो जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एक बहुत बेसिक सा सवाल जो स्पेशली मेरे दिमाग में आता था कि यार पानी ही तो देना है, मिट्टी ही तो लगानी है, खाद ही तो लगाना है, इतनी प्रॉब्लम कहाँ आती है। बट जब मैंने अपने घर में कुछ प्लांट्स ला के रखे तो समझ आया कि इसमें बहुत केयरिंग की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस इन्वॉल्व है और आजकल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। चाहे फिर वो आप घर में कर रहे हो या फिर अपनी सोसाइटी में कर रहे हो या फिर आप एज अ कंट्री प्लांट्स का ध्यान रख रहे हो। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए आज मैंने इनवाइट किया मिस्टर भरत मोंगा को। ही इज़ अ सीजन प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू हॉर्टिकल्चर एंड ही इज़ ऑल्सो रनिंग हिज ओन कंपनी। तो आज हम इनसे डिटेल में समझेंगे कैसे आप अपने घर पर, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास अपने पेड़ों का ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग ऑन रियल एस्टेट ए टू ज़ेड पॉडकास्ट। भाई, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपना पहला सवाल पूछने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को आप बताओ कि आप क्या करते हो। आप ऑब्वियसली आई नो कि आप हॉर्टिकल्चर में हो, तो आपका हॉर्टिकल्चर में आना कैसे हुआ एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग इन हॉर्टिकल्चर? ओके, मेरा नाम भारत मोंगा है। और जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में हम पूरे लैंडस्केपिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं। ठीक है। जैसे कोई नई कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है या आपका कोई नया होटल बन रहा है, रिजॉर्ट बन रहा है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई नई फैक्ट्री बन रही है या कोई फार्म हाउसेस बन रहे हैं, पूरी बड़ी कॉलोनी डेवलप हो रही है, तो उसमें जितना भी लैंडस्केपिंग का काम होता है, ग्रीनरी का काम होता है, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम अंडरटेक करते हैं। ओके। और आपका इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? मतलब आपने अपना करियर इसी से स्टार्ट किया था, इससे पहले आप कुछ और भी करते थे? नहीं, मैंने अपना करियर इससे शुरू नहीं किया। ये बिज़नेस मैंने 2016 में फुल टाइम करना शुरू किया है। अच्छा। 2010 से लेके 2016 तक मेरे ये ट्रेनिंग का पार्ट था और 2016 में फाइनली मैंने जो है इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। सो 2010 के आसपास जो है मुझे अपनी मॉम से इंस्पिरेशन मिली थी इस काम को करने की। ओके। मेरी मॉम जो है उनको प्लांट्स का बड़ा शौक था। अच्छा। सो हमारे पास जो है घर पर बहुत सारे पॉट्स थे, अच्छे पॉट्स थे। मॉम कई सालों से उनकी देखभाल करती आ रही थी। सो ऑल ऑफ अ सडन मेरी मॉम जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई एंड थोड़ा टाइम के बाद शी पास्ड अवे। और फिर जो है मैंने वो प्लांट्स जो है उनकी देखभाल करनी खुद शुरू करी और धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट प्लांट्स। उससे पहले मुझे प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। मुझे अच्छे लगते थे शुरू से, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ों में जो है मेरा रुझान बचपन से ही रहा है, तो मुझे प्लांट्स अच्छे लगते थे। बट ऐसा नहीं था कि मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा प्लांट कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, कहाँ पर लगाया जाता है, धूप में चलता है, छाया में चलता है, मुझे कुछ नहीं पता था। सो उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये सब चीज़ें सीखनी शुरू करी। सो 2010 से लेके 2016 तक वो एक लर्निंग कर्व था जिसके अंदर सारी चीज़ें मैंने सीखी और कुछ पार्ट टाइम काम भी करने शुरू करे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते गए, वो प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करे। और फाइनली मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इनफ इज़ इनफ, अब इसी चीज़ को फुल टाइम परस्यू करना चाहिए। सो आई क्विट माई जॉब एंड गॉट इनटू हॉर्टिकल्चर बिजनेस फुल टाइम। ओके। अब सो फॉर द पीपल हु डोंट नो हॉर्टिकल्चर बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा आप समझाओगे कि हॉर्टिकल्चर एग्जैक्टली होता क्या है? ओके। हॉर्टिकल्चर जो है ना, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसमें फ्लोरिकल्चर भी आ जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि बुकेज़ के लिए जो कट फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं तो उनको ग्रो किया जाता है, एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है, सो उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद में इसमें लैंडस्केपिंग वाला पार्ट आ जाता है जिसके अंदर बिल्डिंग्स के अंदर प्लांट्स लगाने हैं, उनकी देखभाल करनी है, उनको मैनेज करना है, मेंटेन करना है। सो वो वाला पार्ट हम उसकी देखभाल करते हैं। तो क्या बेसिकली ये कहना सही होगा कि जो हम आजकल आसपास अपने जितना भी ग्रीनरी देख रहे हैं वो सारा आप लोग करते हो? बिल्कुल। जैसा आपने देखा होगा कि रोड साइड्स के ऊपर डिवाइडर्स हैं, डिवाइडर्स के ऊपर ग्रीनरी है,
कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ के अंदर रोड्स में जो है ग्रीनरी है, साइड्स पर ग्रीन बेल्ट्स बनी हुई हैं, उनमें ग्रीनरी है, लोगों के घरों के अपने अपने लॉन्स हैं, टेरेस गार्डन्स हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, जैसे हाई राइज सोसाइटी हैं, उसके अंदर जितना भी ग्रीनरी का पार्ट है वो सारा, ये सारा हमारे परव्यू के अंदर अंदर आता है। ठीक है। अब इसमें जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि आप भी ऑब्वियसली देखते हो कि आप इतना सारा काम कर रहे हो, जो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, सब हाई राइजेस बन रही है, राइट? एंड हाई राइजेस में मेजॉरिटी जो ग्रीनरी एरिया है वो नीचे रखा जाता है। तो अभी अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो हाउ हॉर्टिकल्चर आपके हिसाब से कैन हेल्प मोर इन सेविंग द इन्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू हाई राइज बिल्डिंग्स? हम और क्या बेटर कर सकते हैं? हाँ, उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 10 फ्लोर हैं, 15 फ्लोर हैं, 20 फ्लोर हैं, राइट। उनकी जो वॉल्स हैं वो पूरे तरीके से बैरन है, खाली खड़ी वॉल्स हैं एकदम, आपको दिखेगा एम्प्टी वॉल्स। हाँ, साइड में तो वही, राइट। तो वो जो एम्प्टी वॉल्स हैं, उन वॉल्स के ऊपर भी हम वर्टिकल गार्डन ग्रो कर सकते हैं। ओके, राइट। तो उससे कई चीज़ों में फ़ायदा मिलता है, जैसे कि वॉल के ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है गर्मी के अंदर, तो आपका जो वॉल है वो पूरे तरीके से अंदर, घर के अंदर जो है उसमें गर्मी होने लग जाती है घर में। तो जब उसके बाहर प्लांट्स लगे होंगे तो एक आपका वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी। सिमिलरली सर्दी के अंदर जो है वो भी इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी, अंदर का आपका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं होगा और गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं होगा, 2 से 3 डिग्री का फ़र्क रहता है। इसी तरीके से घर है, उसकी छत है, अगर छत के ऊपर टेरेस गार्डन बना दिया जाए तो उसका भी जो है टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, तो इससे एसी भी कम चलेगा, घर के अंदर माहौल भी ठीक ठाक रहेगा, बिजली भी बचेगी, एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा आपका, प्लस ऑक्सीजन जनरेट होगी। शाम को आप जो अपना टेरेस पे जाकर बैठ सकते हैं, आप गार्डन का एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास दूर दूर तक गार्डन नहीं है, आप शहर में रह रहे हैं, तो आप अपनी छत पर जाकर ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडिड एडवांटेज है। तो भाई इसमें ना, मतलब मैंने जैसे देखा भी है, जो लोग जैसे आप बात कर रहे हो कि साइड से प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, मेजॉरिटी अभी क्या होता है कि अगर जो लोग करते भी हैं तो वो जो बेल जो आती है वो लगा देते हैं, ठीक है? अब वो बेल क्या करती है कि वो कहीं ना कहीं दीवार में से घुस जाएंगी, या फिर वो थोड़ा नसें जो है कि जहाँ भी जगह मिलती है वो लोग वहाँ बेल्स घुल जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा घर में और भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, मतलब सीलन आ जाती है। तो ये करना कैसे, इसको सही कैसे किया जा सकता है इन शॉर्ट? मैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना काफ़ी इलेबोरेट तरीके में आपको दूंगा। बिल्कुल। सो मैं बेल वाला ही आंसर नहीं कवर करूंगा, मैं इसमें टेरेस गार्डन वाला भी आंसर कवर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक भी इस लेवल की अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है कि सीलन से कैसे बचा जाए, किस तरीके से बचा जाए। मजॉरिटी ऑफ द पीपल वो सिर्फ टेरेस गार्डन अवॉइड इसलिए करते हैं कि सीलन आ जाती है। हाँ। सो उनके दिमाग में अभी भी यही लगता है कि पुराने ज़माने की तरह हम जो है पहले छत के ऊपर जो है तारकोल डालेंगे, वाटरप्रूफिंग करेंगे, फिर उसके अंदर मट्टी भर देंगे बहुत सारी, स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और जब हम बेल भी लगाएंगे तो बेल लगाने के लिए हमको दीवार का सहारा चाहिए, नीचे मिट्टी में हम बेल लगा देंगे, वो दीवार के साथ चिपक के चलेगी और वो प्लास्टर ख़राब कर देगी, स्ट्रक्चर के अंदर उसकी जड़ें घुस जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज की डेट में हम बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं अगर हम एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इसके ऊपर काम करें। थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे कैसे? बिल्कुल। तो जैसे हम टेरेस गार्डन की अगर बात करें, टेरेस गार्डन पर आज की डेट में ग्रास लगाना या प्लांट्स लगाना बहुत ही आसान काम है और बहुत जल्दी हो जाता है। एक बेसिक वाटरप्रूफिंग की आपको ज़रूरत होती है छत के ऊपर, उसके बाद में फिर हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो नेक्स्ट लेवल की वाटरप्रूफिंग करती है। सबसे पहले छत पर आपकी स्लोप बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ताकि जो पानी उसके अंदर जाए वो स्लोप से अपना ड्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाए, छत के ऊपर कहीं पर भी वाटर एक्यूमुलेशन ना हो। ठीक है। तो जब स्लोप आपकी रेडी हो गई, उसके बेसिक वाटरप्रूफिंग हो गई, उसके बाद हमारी टीम उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग करती है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके ऊपर रूट रिपेलेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो आपकी प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर ना घुस जाएं, एक रूट रिपेलेंट ट्रीटमेंट होता है। तो जो रूट्स को कंटेन करके रखता है वहीं पर जितने एरिया के अंदर आपका गार्डन बना हुआ है वो रूट्स इधर उधर नहीं घुसती हैं। फिर फाइनली हम उसके ऊपर जो है आपका ड्रेन सेल्स बिछाते हैं। ड्रेन सेल्स के ऊपर आपका जियो टेक्सटाइल आता है और जियो टेक्सटाइल के अंदर हम पॉटिंग मीडिया डालते हैं जिसके अंदर मट्टी यानी कि ना के बराबर ही होती है। अच्छा। तो जिससे कि आपका पॉटिंग मीडिया हल्का होता है वेट में, तो आपकी छत के ऊपर जो है वजन भी ज़्यादा नहीं आता है। तो जो भी पानी आप उसको देंगे या बारिश का पानी उसको मिलेगा तो वो आपका सीधा सीधा जो जियो टेक्सटाइल होता है उसमें से फिल्टर होगा और मिट्टी उसमें से नहीं जाएगी, नीचे ड्रेन सेल्स में जाएगा और ड्रेन सेल्स के थ्रू सीधा ड्रेन चैनल के थ्रू आपका ड्रेन में चला जाएगा पानी आपका।
तो आपकी छत जो है स्ट्रक्चर पूरे तरीके से इंटैक्ट रहेगा, ना तो आपको पानी की प्रॉब्लम होगी ना ही आपको जो है रूट्स के इधर उधर जाने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं टेरेस गार्डन बनाने में आती हैं मेजॉरिटी, एक सीलन और एक दूसरा रूट्स जो है स्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं, ये हमने दोनों प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं। सिमिलरली जब हम बेलों की बात करते हैं, ये आपका पहले वाला क्वेश्चन है, उसी पे वापस आते हैं। हम साइड पर अगर बेल चढ़ाना भी चाहें तो बेल चढ़ाने का भी सिस्टम यही है, एक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर बनाकर उस स्ट्रक्चर के ऊपर बेल चढ़ाई जाती है, वो बेल आपकी दीवार के अंदर कहीं पर भी नहीं जाती है। सो बेसिकली दीवार के साइड में एक स्ट्रक्चर, दीवार के साइड में चलती है, दीवार से लगभग 2 से 3 इंच का उसके बीच में गैप रहता है। तो पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर ही बेल का लोड लेता है, सेल्फ स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होगा, दीवार को कहीं पर भी डैमेज नहीं करेगा। उसको भी लगाने का तरीका यही है। अब भाई जैसे आपने टेरेस गार्डन की बात करी, ठीक है, तो टेरेस गार्डन किसी ने लगा लिया, तो ऐसी कुछ टिप्स आप बता सकते हो जिससे थोड़ा सा उसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा आसान हो जाए? बिल्कुल, जब हम टेरेस गार्डन बनाते हैं तो पहले से ही पूरी प्लानिंग करके बनाना चाहिए, उसके बाद हमारे लिए मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाती है। अब सिंस ना तो आपकी रूट्स फैलने का गड़बड़ है, आपने प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया है, ना ही आपके पानी के आने जाने की कहीं पर भी प्रॉब्लम है कि आपका कितना पानी उसके अंदर जो है, जब आप उसकी इरिगेशन कर रहे हैं, कितना पानी आपकी सॉइल होल्ड कर रही है, कितना पानी उसमें से निकल रहा है, राइट। अगर आप ये देखें कि आपका ड्रेन चैनल में जब आप पानी दे रहे हैं तो पानी बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा वो होना चाहिए कि मेरे इसमें से पानी निकलना क्यों बंद हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो जब आपका टेरेस गार्डन वेल प्लान्ड होता है तो टेरेस गार्डन आपके लिए डिसअसेंबल करना भी उतना ही आसान होता है, जैसे कि मैंने अप्रोच बताई है। इट्स लाइक कीपिंग अ पॉट एट योर रूफ। ग्रेट। आपकी जो ग्रास लगी हुई है, सिंपली आप ग्रास को जो है, अगर आपको ऐसा करना है कि प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे पानी रुक गया है नीचे किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो हम ये देख सकते हैं कि टेरेस गार्डन हमारा जो है इस हिसाब से ही बनाया जाता है कि आप टेरेस गार्डन को डिसअसेंबल पूरा आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। लेकिन वो बहुत ड्रास्टिक स्टेप है, बहुत बाद में आता है। यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कभी भी, अगर आपने उसको वेल प्लान्ड किया है। ठीक है। आपको मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स आएंगी टेरेस गार्डन को मेंटेन करने के लिए, जो चैलेंजेस आते हैं वो यही होते हैं कि छत के ऊपर कई बार हवा तेज़ चलती है तो प्लांट्स के लुढ़कने का डर होता है। बड़े प्लांट्स आपने लगा लिए हैं, हवा तेज़ चली तो प्लांट्स टॉपल ओवर हो गए, उनकी रूट्स अभी तक प्रॉपर नहीं फैली हैं, तो वो लगाए ही इसी हिसाब से जाते हैं, पहले ही सपोर्ट देके कि आपके वो प्लांट्स टॉपल ओवर ना हो। ठीक है, तो आपको प्लानिंग इसी हिसाब से करनी होती है टेरेस गार्डन की, कि प्लांट्स आप हवा के हिसाब से कितनी ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर 6th फ्लोर पर है, 10th फ्लोर पर है, 11th फ्लोर पर है या 1st फ्लोर पर है, प्लांट्स उसी हिसाब से आप उसके ऊपर लगाएं, क्योंकि ज़मीन पे लगे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं, तो हवा के कारण वो जो हैं वो हिलते नहीं हैं। राइट। लेकिन टेरेस के ऊपर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट 2 फुट ही मिट्टी है, तो उसके अंदर उनकी रूट्स जो हैं वो टेकअप करने में टाइम लगता है उनको। तो लेकिन उसको भी लगाया इसी तरीके से जाता है कि आपके प्लांट्स फर्म रहें। बहुत बड़े पेड़ टेरेस पर नहीं लगाए जाते हैं, छोटे ही पेड़ लगाए जाते हैं। उसके बाद में उनकी किस पर्टिकुलर सीजन के अंदर कटिंग होनी है वो ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ग्रास की जो है आपकी मोइंग रेगुलर होनी चाहिए, आप महीने में 3 बार ग्रास की कटिंग ज़रूर करवाएं। उसके बाद में उसके जो क्लिप्स हैं, ग्रास की क्लिप्स जो हैं कटी हुई, उनको प्रॉपरली आप डिस्पोज ऑफ करें। कंपोस्टिंग करना चाहते हैं आप उनको कंपोस्ट कर लें। और आपका जो पॉटिंग मीडिया है दो, उसी के अंदर जो है जब टेरेस गार्डन बनता है तो लगभग 6 महीने के लिए आपको किसी तरीके की फीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रास को और प्लांट्स को। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर ही बड़ा अच्छा न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है। 6 महीने के बाद जब आप उसको खाद या दूसरे किसी तरीके के फर्टिलाइज़र देने की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय जो है उसका एक कैलेंडर बन जाता है कि साल में इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है हमको ये न्यूट्रिशियस चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड करनी है, ये खाद डालनी है, ये फर्टिलाइज़र डालने हैं, इतने टाइम के बाद इसके ऊपर इस तरीके का पेस्टिसाइड डालना है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में प्लान की जाती हैं। ओके। तो जब आप इस सारी चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करेंगे, पानी का अपना जो है शेड्यूल बिल्कुल ठीक रखेंगे, ना तो ओवर वाटरिंग करेंगे ना अंडर वाटरिंग करेंगे, ना ही आप जो है प्लांट्स को ओवर फीड करेंगे ना ही प्लांट्स को अंडर फीड करेंगे, और जो उनको फीड करने का सही टाइम है उसी पर फीड करेंगे, तो आपका टेरेस गार्डन आपको हमेशा लुत्फ देता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। इस पर मेरे 2 सवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे सोसाइटीज़ में आजकल हो क्या रहा है, मेजॉरिटी जब भी मैं किसी सोसाइटी में जाता हूँ तो एक चीज़ जो मैंने देखी है कि अभी
प्लांट्स की कदर उस तरीके से हो नहीं पा रही है, या तो वो मर जाते हैं या प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है जिसकी वजह से जब सोसाइटी डिलीवर होती है और आप उसको साल भर बाद देख लो तो प्रॉब्लम कुछ और ही होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी। तो या क्या ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, या फिर सोसाइटी ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रही है, या ढंग के मेंटेनेंस वाले को नहीं दे रहे हैं? रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है? इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं। जो प्राइम रीजन है इसका, मैं सीधे सीधे उसको एड्रेस करता हूँ। उसके बाद आगे इसकी सारी ब्रांचेस जो हैं प्रॉब्लम्स की, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसके अंदर आती है वो ये है कि हम पूरा हॉर्टिकल्चर सेट तो कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, प्रॉपर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उसको देना नहीं चाहते। हमको लगता है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि प्लांट्स लाइव हैं, ग्रास लाइव है, राइट, ये सब जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। सही बात। हमें तो खाना दिन में 3 बार चाहिए, राइट। हमको अपने हिसाब से सारे हमारे अपने खर्चे होते हैं, हम वो तो खर्चे पूरे तरीके से अपने ऊपर करते हैं, लेकिन जो गार्डन के ऊपर खर्चा करना चाहिए हम वो करना नहीं चाहते, और हमको चाहिए कि पूरी पूरी हरियाली मिले, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जब तक आप कॉस्ट कटिंग के ऊपर लगे रहेंगे तो आपको अच्छा गार्डन नहीं मिल सकता। जो उसकी मेंटेनेंस है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो तो आपको खर्च करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो गार्डनर्स तो होते ही है, सोसाइटी वो गार्डनर तो रखती है, गार्डनर, तो उनका रोल फिर क्या है? इसके ऊपर क्या होता है कि जब आप कॉस्ट कटिंग करते हैं, मान लो आपको 10 गार्डनर्स की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर एरिया को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो हम वहाँ पर कॉस्ट कटिंग करते हैं, नहीं 10 गार्डनर्स की ज़रूरत नहीं है, हम तो 4 ही लगाएंगे, 4 से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा। तो जब हम 4 गार्डनर्स लगाकर 10 वाले काम को कराना चाहते हैं तो वो काम किस तरीके से पॉसिबल हो जाएगा? दूसरा, उसके ऊपर, उन गार्डनर्स के ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं होता, कोई सुपरविजन नहीं होता। वो तो नहीं। यूजुअली जो आपका AOA है, यानी कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन हो गई आपकी, या RWA हो गई, इसमें क्या किया जाता है कि गार्डनर्स खुद ही डिप्लॉय कर लेते हैं, और उसके बाद में किसी न किसी एक सीनियर पर्सन को, जिसको थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं जी आप इनको मैनेज कर लो। वो उनकी फुल टाइम ड्यूटी तो है नहीं, ठीक है, तो वो उनको किस तरीके से उनसे काम करवाएंगे? तो ना ही वो उनको फुल टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो यहीं पर जो है एक एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करना चाहिए जो ये सब काम कर सके, जो उनके सर पे बैठ के वो काम करवा सके और वो सारी चीज़ें ट्रैक कर सके। बिल्कुल। जब आप किसी भी एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करते हैं तो एक्सपर्ट एजेंसी क्या काम करती है? सबसे पहले तो आपका बिल्कुल करेक्ट वर्कफोर्स डिप्लॉय वहाँ पर करती है कि आपको कितनी वर्कफोर्स की एग्जैक्टली ज़रूरत है। वो पूरे एरिया को मेजर करने के बाद, पूरे काम के वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाने के बाद, फिर वो सही वर्कफोर्स वहाँ पर डिप्लॉय करती है। उसके बाद उस वर्कफोर्स के ऊपर आपका सुपरवाइजर, साइट इंचार्ज, ये सब लोग भी होते हैं जिनके KRAs डिफाइन होते हैं, यानी कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। और वो प्रॉपर कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर बनाने के बाद उस कैलेंडर को फॉलो करके काम किया जाता है कि वीक में आपका जो है, मंथ में 3 बार ग्रास की कटिंग होनी है, या मंथ में 4 बार ग्रास की कटिंग होनी है, या मंथ में 2 बार ग्रास की कटिंग होनी है, सीजन के हिसाब से। तो वो पर्टिकुलर डेट है, उसको फॉलो किया जाता है, उसके हिसाब से उसकी कटिंग होती है ग्रास की। पेड़ों की जो है माइंडफुल प्रूनिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक हमने सारे पेड़ छोड़ दिए, पूरे तरीके से ग्रो हो गए, फिर ऑल ऑफ अ सडन हम 10-12 जो है लेबर लेके आए, अनट्रेंड लेबर लेके आए, उसको बोला चलो जी आज ये चॉपिंग कर दो, तो वो बेतरतीब चॉपिंग करके चले जाते हैं पेड़ों की। उनको पता ही नहीं कि प्रूनिंग किस तरीके से होनी है। उसका भी एक साइकिल होता है प्रूनिंग का, किस सीजन में होनी है। जो गार्डनिंग की टीम होती है उसको कई बार नहीं पता होता है कि जिस समय पाला पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है या ओस पड़ रही है, उस समय प्लांट्स की कटिंग नहीं करनी चाहिए। वो उस समय उठाकर बिना सोचे समझे प्लांट्स की कटिंग करते चले जाते हैं और हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी नहीं करते। तो उससे क्या होता है, जो ऊपर से पाला पड़ता है वो प्लांट्स की उन कटी हुई ब्रांचेस के ऊपर जाता है और वो प्लांट्स को खराब करने लग जाता है। धीरे धीरे प्लांट में डाईबैक डिजीज हो जाता है, ऊपर से मरता हुआ प्लांट नीचे आ जाता है। ओके। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कई फैक्टर्स हैं जिनके बारे में डिटेल में चर्चा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। समझ गया मैं। तो बहुत छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, जब आप एक एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करते हैं तो वो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलती है, और डेफिनेटली कॉस्ट इज देयर। सो अगर आप एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करेंगे तो आपको कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी, और हॉर्टिकल्चर की मेंटेन करने की एक कॉस्ट होती है, क्योंकि वो जीवित चीज़ें हैं, प्लांट्स जो हैं वो जीवित हैं, आइडेंटिटी है वो एक, तो उन पर आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। तो जब आप कॉस्ट कटिंग करेंगे
तो आप उस तरीके की मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगे। अब आप चले जाइए एम्बेसी एरिया में चले जाइए, राष्ट्रपति भवन जाइए, पीएमओ जाइए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जाइए, उस तरफ वहाँ का हॉर्टिकल्चर एक अलग लेवल का होता है। हाँ, देखिए अच्छा लगता है। हाँ, सो अब आप चाहेंगे कि वैसा हॉर्टिकल्चर हमको इतनी कम कॉस्ट में मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो तो आएगी। ठीक है। अब ना कुछ मेरे सवाल हैं, मुझ जैसे लोग, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जिनको हॉर्टिकल्चर प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए, या मन बहुत है कि हाँ जी प्लांट्स लगाने घर में, हर इंसान चाहता है कि थोड़ी ग्रीनरी हो, मेरे घर में भी हो प्लांट्स, बट बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। तो मैं अपने ही सवाल आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज मैंने डिसाइड किया मुझे घर में प्लांट्स लाने हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जाऊँगा नर्सरी में, और नर्सरी में ही जाके बात करते हैं कि जी कौन सा प्लांट मेरे घर के लिए सही है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि जब व्हेन आई गो टू नर्सरी, मैं सबसे पहले क्या देखूं और कौन से प्लांट मुझे चूज करने चाहिए अपने घर के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको जो है, जब आप प्लांट्स खरीदते हैं तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके किसी भी एक नर्सरी पर जाकर प्लांट मत खरीदिए। ओके। आप अपने आसपास के एरिया की नर्सरीज को स्टडी करिए। जब अच्छा। आप नर्सरी पर जाइए, ये जानकारी लीजिए कि नर्सरी वाले के पास कितनी जानकारी है प्लांट्स की, वो कितनी चीज़ें आपको रेकमेंड कर सकता है, क्या क्या बता सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर वो आपके हर सवाल का जवाब हाँ में दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपको बेचना चाह रहा है। सिर्फ अपना टर्नओवर बढ़ाना चाह रहा है। राइट। कई बार ऐसा होता है कि आप गए, ये प्लांट जो है अरीका पाम ही ले लीजिए, आपने अरीका पाम देखा वहाँ पर, आपने पूछा भैया मुझे ना अंदर अपने रूम में प्लांट रखना है, ये रख लूँ मैं? बोला हाँ जी रख लो। उसके बगल में ही आपने देखा कि कोई फ्लावर वाला प्लांट पड़ा है जो फुल सन में चलने वाला है, आपने पूछा ये मैं अपने ड्राइंग रूम में रख सकता हूँ? हाँ जी आप रख सकते हो। आपने किसी और प्लांट के बारे में पूछा, हाँ ये मैं अपने घर में रख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हो। तो बिना आपसे ये जाने कि आपके उसमें कितनी धूप आ रही है, कितनी रोशनी है, ठीक है, कहाँ पर आप रखना चाहते हैं, हर चीज़ को जो हाँ बोले, तो आप वहाँ से शॉपिंग कभी मत करिए। तो आप थोड़ा सा ये जो है, आप 5, 7, 10 नर्सरीज घूमकर नॉलेज टेस्ट करिए किसी नर्सरी वाले की कि किसके पास जो है थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, और आप खुद भी स्टडी करने की कोशिश करिए। YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे हम ही आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम बहुत सारे टिप्स शेयर करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से आप भी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, जाकर सीख सकते हैं कि इंडोर में कौन से प्लांट्स रखने चाहिए, टॉप 5 प्लांट्स विच आई कैन कीप इंडोर्स, ठीक है, टॉप 5 प्लांट्स विच आई कैन कीप आउटडोर्स, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो मुझे एवरग्रीन फ्लावरिंग देने वाले हैं, पूरा साल फ्लावरिंग देने वाले हैं, पेरिनियल फ्लावरिंग मिलेगी, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो पूरा साल जो है पेरिनियल हमेशा हरे रहने वाले हैं, राइट। समझ गया। तो ये सब आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। उस नॉलेज के बेस पे आप नर्सरी पर जाकर आप अपने हिसाब से प्लांट सेलेक्ट करें, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप कुछ प्लांट्स लेके आएंगे, देखभाल के अभाव में कुछ मरेंगे, कुछ जिंदा रहेंगे, ठीक है, लेकिन जितना आप अपनी स्टडी करके उनको लेके आएंगे, उतना ही आपके प्लांट्स की सर्वाइवल रेशो बढ़ जाएगी। तो भाई इसी पे एक सवाल है मेरा कि अगर किसी को अपने इंडोर बेसिकली लिविंग रूम में अगर प्लांट्स रखने हैं, तो ऐसे कौन से 5 प्लांट हैं जो आप लिविंग रूम में रख सकते हो अपने, एंड दे आर बेस्ट फॉर लिविंग रूम? 5 प्लांट्स जो हैं, बेसिकली एक नासा ने स्टडी करी थी कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो टॉप पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर दें एनवायरनमेंट में से, और वो जो प्लांट्स हैं ऑक्सीजन भी जनरेट करें, ठीक है। सो उसके अंदर जो टॉप 5 प्लांट्स हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। एक है आपका अरीका पाम, ठीक है, एक है आपका स्नेक प्लांट जिसको हम सैंसेविरिया ट्राइफासियाटा लॉरेंटी भी बोलते हैं, और उसके बाद में मैं इसलिए इसका पूरा लंबा नाम आपको मैंने बताया है कि सैंसेविरियास की बहुत सारी जीनस अवेलेबल हैं। तो नर्सरी के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक हरे वाला सैंसेविरिया होता है जिसके किनारे पर येलो वाले जो वो लाइंस होती हैं ना, वो वाला जो है वो प्लांट है लॉरेंटी, तो वो यूज किया जाए। अरीका पाम हमको मिल ही जाता है, सैंसेविरिया ट्राइफासियाटा लॉरेंटी हो गया, उसके बाद में हमारा स्पाइडर प्लांट हो गया, फिर हमारे पास जो है बैम्बू पाम है, और एक जो है गोल्डन पोथोस या मनी प्लांट जिसको हम बोलते हैं। तो ये 5 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम बहुत आराम से अपने इंडोर सेटिंग में लगा सकते हैं। अब इसी में दूसरा सवाल ये है कि अगर मुझे अपनी बालकनी में प्लांट्स रखने हैं, ठीक है, तो बालकनी के लिए आपके
मतलब आपका सजेशन क्या रहेगा कि बालकनी के लिए बेस्ट प्लांट्स कौन से होते हैं? बालकनी के लिए तो मतलब कोई ऐसी लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अगर आपकी बालकनी सनी बालकनी है जिसमें मतलब 4 घंटे से लेके 6 घंटे तक धूप आती है, 4 से ज़्यादा मतलब आप मान ठीक के है। चलिए, तो उसमें तो कोई रेंज मतलब आपकी लिमिटेशन ही नहीं है। आप कुछ भी प्लांट नर्सरी से जाइए, जो भी आउटडोर प्लांट्स है सब उठा कर लगा सकते हैं। मोरपंखी लगाइए, गुलाब लगाइए, जूनिपर्स लगाइए, साइप्रस लगाइए, टिकोमा लगाइए और एलोवेरा लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। बहुत सारे प्लांट्स आपके पास अवेलेबल हैं बाहर ठीक चलने है। के लिए, जो धूप में चलते हैं। तो भाई अब लोग ना अपने बेडरूम में भी प्लांट रखना चालू हो गए और प्लांट रखना चाहते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम के लिए स्पेसिफिक आप ऐसे कौन से 2 प्लांट्स हैं जो आप सजेस्ट करोगे कि आपको 2 प्लांट्स बेडरूम में रखने चाहिए, उसके अपने फ़ायदे हैं? सबसे सिंपल चीज़ है, बिल्कुल जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं पड़ती, वो 2 प्लांट्स हैं आपके, अरीका पाम और स्नेक प्लांट। ओके। सैंसिवेरिया ट्राइफेशियाटा लॉरेंटी जिसकी मैंने बात करी है, ये ठीक 2 है। प्लांट्स आप रखें, यू आर कम्प्लीटली सॉर्टेड। बेडरूम के अंदर 2 लोग सो रहे हैं, 4 लोग सो रहे हैं, घर के हिसाब से भी रखा जा सकता है इसको। पर पर्सन 4 प्लांट आपके, शोल्डर हाइट के अरीका पाम के और वेस्ट हाइट के सैंसिवेरिया, पर पर्सन 4 प्लांट। अच्छा, इतने प्लांट्स आप अगर रखते हाँ हो? जी, तो आप 2 लोग हैं बेडरूम के अंदर, तो आपके जो हैं टोटल 8 प्लांट आ गए आपके। ओके। 4 और 4 अरीका पाम और वो 8 और 8 वो 16। आप इसको 8 भी कर सकते हैं अगर आपके बेडरूम में रखने की जगह नहीं है। ठीक तो है। वैसे आइडियली जो है पर पर्सन 4 प्लांट ये ओके। रेकमेंडेड है। ठीक है। अब भाई जैसे आपने बताया कि 5 प्लांट जो आप बता रहे थे, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप उनकी ना केयर इंस्ट्रक्शंस भी एक बार बताओ कि उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए। बिकॉज नॉर्मली प्लांट्स लोग ले तो लेते हैं, इवन अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं प्लांट्स लेके तो आ गया घर में, बट मुझे पता नहीं था उनकी केयर करनी कैसी चाहिए। बिकॉज मुझे जो नर्सरी वाले ने बोला मैंने वो किया और वो प्लांट 1-1.5 महीने 2 महीने बाद मरना चालू हो गए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर मैं घर पे करता रहूँ तो मेरे वो प्लांट जिंदा बने रहेंगे, स्पेशली ये 5 प्लांट जो इंडोर वाले हैं? देखिए, नॉट जस्ट इंडोर प्लांट्स, सब आउटडोर प्लांट्स और जितने भी प्लांट्स हम कहीं पर भी लगाते हैं पॉट्स के अंदर, उनके लिए 3 चीज़ें मैटर करती हैं। ओके। नंबर 1 उनका पॉटिंग मीडिया, ठीक है। नंबर 2 उनको पानी देने का तरीका ठीक है। यानी कि वाटरिंग, और नंबर 3 लाइट। ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप? बिल्कुल। सो मैं तीनों पॉइंट्स को जो है 1 बाय 1 कवर करता हूँ। ठीक है। तो अगर हम पॉटिंग मीडिया की बात करें तो जैसे हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, हम क्या करते हैं उसके अंदर जो मट्टी खोदी हुई है ज़मीन से, उसके साथ थोड़ी सी गोबर खाद मिलाई और वही गमले के अंदर भर के उसमें प्लांट लगाकर हमको दे दिया गया। ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉइल जो होती है ज़मीन वाली, आप देखेंगे कि मट्टी की एक जो प्रॉपर्टी है वो होती है कॉम्पैक्ट होना। हाँ। मट्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉम्पैक्ट होती चली जाती है, ठोस होती रहती है। यदि मट्टी ठोस नहीं होगी तो हम उस पर घर कैसे बना पाएंगे, सड़क कैसे बना पाएंगे? इसीलिए वो मट्टी जो होती है वो गमलों के लिए आइडल नहीं है। ओके। राइट। तो उसमें क्या यूज़ करना तो जब वो ठोस होती चली जाएगी तो उसके अंदर पौधे की जड़ें नहीं फैल पाती ढंग से, और उसके अंदर पानी जो है वो भी ढंग से नहीं जा पाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सीमेंट के गमले, प्लास्टिक के गमले जो हमने घरों पे लगाए होते हैं, उनके अंदर हम पानी डाल के छोड़ देते हैं। कई घंटों के बाद ऊपर का 1 इंच का 2 इंच का पानी भरा ही रहता है। बहुत जमानों के बाद धीरे धीरे करके नीचे जाता है। तो पौधे की जो पानी एब्जॉर्ब करने वाली, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने वाली जो रूट्स होती हैं, टाइनी फाइबरस सफ़ेद रंग वाली पतली पतली रूट्स होती हैं, वो गमले की नीचे की साइड पर होती हैं। ओके। उस तक पानी नहीं पहुंच पाता, तो प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती है। पॉट के अंदर जो सॉइल है वो लोम होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि आपने पानी डाला और वो पानी एकदम नीचे तक पहुंच गया। ठीक है। तो मिट्टी में लगाने का उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए उसके लिए होता है पॉटिंग मीडिया, प्रॉपर पॉटिंग मीडिया। उसके अंदर आपका कोकोपीट होती है, कंपोस्ट होती है, वर्मिक्यूलाइट होता है, परलाइट होता है, चारकोल मिक्स किया होता है, नीम खली मिक्स की होती है न्यूट्रिएंट्स के लिए। अच्छा। जैसे दीमक लग जाती है, चींटी आती हैं, तो उसके लिए जो है नीम खली डाल दी जाती है उसके अंदर। तो ये एक लोम सॉइल बनाई जाती है जिसके अंदर आपका सॉइल नहीं होती है। या पॉटिंग मीडिया जो होता है इसको पॉटिंग सॉइल बोलते हैं। तो ये आपका जो है पॉटिंग मीडिया होता है, इसके अंदर जो है हम प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने कवर कर लिया फर्स्ट एस्पेक्ट। अब दूसरा है हमारा वाटरिंग। जब हम इस पॉटिंग मीडिया के अंदर हमने प्लांट लगा रखा है और जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये बड़ी जल्दी से पानी को सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांटर के नीचे से जो छेद होता है गमले में उसमें से निकल जाता है। ओके। तो पानी देने का तरीका क्या है, आप अच्छे तरीके से भर के प्लांट में पानी डालें। ठीक है।
जब उसके नीचे से पानी निकलने लग जाए तब आप पानी देना बंद कर दें। उसके बाद आप इस सॉइल के सूखने का वेट करें। ओके। तो जब आपने प्लांट अगर बाहर बालकनी में रखा है या आपने जो ये प्लांट है अंदर रखा है, ठीक है, तो प्लांट अगर आपने बाहर रखा है तो उसकी सॉइल जो है वो जल्दी सूखेगी, जो अंदर रखा है उसकी सॉइल धीरे धीरे सूखेगी। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपना फिंगर से ऐसे फिंगर टेस्ट कर लें, सॉइल के अंदर आप फिंगर डिप करें अपनी पूरी। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर मॉइस्चर है तो आप पानी मत डालें। ओके। जब उसका मॉइस्चर सूख गया हो पूरे तरीके से तब आप उसके अंदर दोबारा वाटरिंग करें, और वाटरिंग उसी तरीके से करें जैसे आपने पहले करी है। ठीक है। खूब पानी डाला, नीचे से पानी निकलने लग गया, तब आप रुके। ठीक है। तो हर प्रकार के पॉटेड प्लांट को पानी देने का यही तरीका होता है। ठीक है। राइट। ओके। अब आप जो है, कोई पौधा हो सकता है 5 दिन में सूखेगा, किसी गमले को हो सकता है 10 दिन में सूखे, कोई गमला हो सकता है 2 दिन के अंदर सूख जाए, डिपेंडिंग अपॉन प्लांट की रिक्वायरमेंट और प्लांट को कहाँ पर रखा गया है। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको जो है उसकी वाटरिंग करनी है। डन। तो अब आपका इंटरवल पानी का चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी डालने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। ये हो गया सेकंड एस्पेक्ट। अब पानी के अंदर ही हम एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं कि हमारे पास पानी का TDS अगर बहुत बड़ा हुआ है, बोरिंग का पानी है जिसके अंदर नमक आ रहा है, ठीक है, तो उस पानी को अवॉइड करें डालना। अच्छा। जब हमारा RO का वेस्ट वाटर भी होता है ना, वो भी हम नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके प्लांट्स में डाल सकते हैं। ओके। नॉर्मली तो वो टोटी वाला पानी डाल देते हैं। टोटी वाला पानी इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो ग्राउंड वाटर आप बोरिंग वाला पानी लेते हैं और आप ऐसी जगह पर बैठे हुए जहाँ पर खारा पानी आ रहा है, पानी का TDS बहुत बड़ा हुआ है, हार्ड वाटर है, वो प्लांट्स के लिए जो है नुकसानदायक है। ठीक है। तो उसको वाटर को आप अवॉइड करें। मतलब उस वाटर को जो है ट्रीट करने के भी बहुत अच्छे तरीके हैं, ऑर्गेनिकली भी आप उसको कर सकते हैं। वो हम कभी फिर से डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो हम बेसिक आपको जो है मैं नॉलेज दे रहा हूँ इसके बारे में। फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है हमारा लाइट का। ओके। तो जब आपने जैसे इंडोर अपने रूम के अंदर प्लांट रखे हुए हैं, वहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आनी बहुत ज़रूरी है। खिड़की के पास प्लांट रखें जहाँ से इनडायरेक्ट सनलाइट आपके पास ब्राइट लाइट आती रहे। और अगर आपके पास ब्राइट लाइट नहीं आती है तो आपको प्लांट्स को रोटेट करना होता है। तो अंदर रखे हुए प्लांट को आप बाहर लेकर जाएं, लेकिन कभी भी प्लांट को एकदम से धूप में मत लेकर जाएं, और कभी भी धूप से प्लांट को अंदर मत लेके आएं। आपने देखा होगा जब हम बाहर धूप में से कार चला के बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमको एकदम सब अंधेरा अंधेरा दिखने लग जाता है। आंखों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। सिमिलरली हम बेसमेंट में से बाहर आते हैं तो एकदम से आंखें चुंधिया जाती हैं तेज धूप में। तो प्लांट्स के साथ भी वही प्रॉब्लम होती है। ओके। तो इसीलिए प्लांट को ग्रेजुअली आपको शिफ्ट करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्लांट को आपने अंदर रखा, उसके बाद आप हल्की सी जहाँ पर ब्राइट लाइट आ रही है ऐसी बालकनी में ले गए, धूप नहीं लगी वहाँ पर, 3-4 घंटे आपने वहाँ रखा, या 2-3 दिन के लिए 4 दिन के लिए आपने वहाँ छोड़ दिया, फिर आप अंदर ले आए। तो प्लांट्स हमेशा इस तरीके से 2 सेट्स में खरीदें कि एक प्लांट अंदर रहे तो एक प्लांट आपका बाहर रहे। ठीक है। जब बाहर वाला प्लांट अंदर आ जाएगा तो अंदर वाला प्लांट बाहर चला जाएगा, फिर बाहर वाला फिर अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी रोटेशन चलती रहेगी। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो प्लांट्स आपके बाहर बालकनी में रखे हुए हैं तो आप प्लांट उसी हिसाब से सिलेक्ट करें कि आपकी बालकनी में कितनी धूप आती है। ओके। अगर आपने फुल सन वाले प्लांट जो हैं ब्राइट लाइट वाली बालकनी में रख दिए हैं तो उसमें आपको फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आएगी, फ्लावरिंग भी पूरे तरीके से नहीं मिलेगी जैसी आपको चाहिए। ओके। तो बालकनी को हमेशा देखें, बालकनी में कितनी लाइट आती है, उसी लाइट के हिसाब से बालकनी में प्लांट्स लगाएं। सनी बालकनी है तो सन वाले पूरे प्लांट्स लगाएं, और अगर आपकी बालकनी में इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो इनडायरेक्ट सनलाइट वाले प्लांट लगाएं। समझ गया। अब ये तो मतलब बहुत ही अच्छा, इवन ये सेगमेंट तो मेरे लिए भी बहुत कुछ समझने वाला था। अब मैं इसी में एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ। आजकल टेक हर चीज़ में आता जा रहा है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में अपना इम्पैक्ट डाल रही है। तो इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, और आने वाले टाइम में आप कितना देख रहे हो, डाउन द लाइन 5 ईयर्स 10 ईयर्स, टेक्नोलॉजी और कितना बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करेगी इन दिस सेक्टर इटसेल्फ? टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हॉर्टिकल्चर सेगमेंट के अंदर भी। ओके। पहले क्या होता था कि हम कहीं पर भी कैसे भी प्लांट्स ग्रो कर लिया करते थे। आज की डेट में जो है हम प्रॉपर पॉली हाउसेस बना रहे हैं। पॉली हाउसेस के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करके प्लांट्स को उगाए जाते हैं। पहले हम जो है कटिंग्स बना कर प्लांट्स को ग्रो कर लिया करते थे।
ठीक है, अगर एक प्लांट की कटिंग बनानी है तो हम एक पौधे को कट करके उसकी वो डंडियां जो हैं उसके अंदर कल्चर में लगाकर या आपका पॉटिंग मीडिया में लगाकर 10 प्लांट ग्रो कर लेंगे, 20 प्लांट ग्रो कर लेंगे। लेकिन टिश्यू कल्चर जैसे है वो बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले कर रहा है। टिश्यू कल्चर के साथ आप हज़ारों प्लांट्स एक साथ बना सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लैब्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं टिश्यू कल्चर की। तो जो प्लांट ग्रोइंग का जो एक मतलब बिजनेस है या एक इंडस्ट्री है, ये टेक्नोलॉजी से बहुत इंस्पायर हुई है और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है। ओके। सो हम अगर मेंटेनेंस की बात करें, हॉर्टिकल्चर मेंटेनेंस की बात करें, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास आज की डेट में IoT आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसके हम बोलें, तो कई सिस्टम्स ऐसे हैं, हम वो सिस्टम्स को जो है कनेक्ट करके अपनी बालकनी के अंदर प्लांट्स के साथ, इरिगेशन के साथ लगा सकते हैं। उस पर टाइमर सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो टाइमर के हिसाब से ही आपका जो उस समय का क्लाइमेट है, आपका जो वेदर है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वाटरिंग प्लांट्स में हो जाती है। आपको वाटरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्लांट्स को। तो आपका वो भी एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, उस पर आप अपने प्लांट की पिक्चर्स डाल सकते हैं, उसके डिजीजेस समझ सकते हैं कि इस प्लांट से रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, हाउ टू मैनेज दोज डिजीजेज़। आपको अगर किसी प्लांट के बारे में नाम नहीं पता, आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके जो है आप अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, अलग अलग सब कुछ आ गया है। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको उस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। अब हमारा जो व्यूअर है उसको गार्डनिंग का अगर शौक है, ठीक है, वो अपने टेरेस पे गार्डनिंग करें, वैसे भी उनको गार्डनिंग का शौक है, तो इस इंडस्ट्री में अगर उनको करियर बनाना है, उनको अपने पैशन को करियर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आपने किया है, तो वो कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स और फर्स्ट स्टेप्स उनको लेने चाहिए? देखिए, इसमें कई अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आप जो है अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करें, उसके अंदर आप पढ़ाई करना शुरू करें। तब आप उसके बारे में जानें कि हॉर्टिकल्चर के अंदर, फ्लोरिकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इस समय क्या क्या स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं मार्केट के अंदर हैं, फार्मर्स को क्या चैलेंज आ रहे हैं, नर्सरी ओनर्स को क्या चैलेंज आ रहे हैं, ग्रोअर्स को क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो आप उन चैलेंजेस को टैकल करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि क्या क्या चैलेंजेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। आप मार्केट स्टडी करिए, घूमिए, देखिए, समझिए, उसके बाद आप अपना करियर इसके अंदर चूज़ करिए कि क्या क्या है। तो आप मल्टीपल स्ट्रीम्स आप बना सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, एस्टैब्लिश हो चुके हैं, किसी और करियर को परस्यू कर रहे हैं, वो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें सीखने के लिए। आप जो है अच्छे तरीके से इन चीज़ों को संभल सकते हैं। हम भी कई बार जो है करियर गाइडेंस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपना करियर किस तरीके से बनाना चाहिए इस फील्ड में। तो हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, आने वाले 10 साल के अंदर क्या होने वाला है, आने वाले 20 साल के अंदर क्या होने वाला है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है। इस समय एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे देश से। अच्छा। हाँ जी। सो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से रिलेटेड नहीं है, प्लांट से रिलेटेड अलग अलग और भी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग है, उसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। कट फ्लावर्स के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। टेरेस गार्डन अगर आप बनाना चाहें तो पूरा आप लैंडस्केपिंग का काम सीख सकते हैं। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। यदि आप खुद के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं, बॉन्साई बनाना चाहते हैं, सो मतलब पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। एंड आप तो गाइड करने के लिए हो ही। एब्सोल्युटली। ग्रेट। अब मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एज अ कंपनी, आप ऑलरेडी एक कंपनी चला रहे हो इस सेगमेंट में, राइट, और आपको इतना एक्सपीरियंस भी हो गया इसमें काम करते हुए, तो आप ऐसा क्या अलग करते हो अभी मार्केट में, और आप आगे क्या और करना वाले हो, और आप और क्या आगे करने वाले हो इन दिस इंडस्ट्री विच इज़ गोइंग टू चेंज, और आई वुड से लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी? हम देखिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं इस समय। ठीक है। राइट। सबसे पहले तो हम बात करें कि जो हमारा कोर फील्ड है हॉर्टिकल्चर का ही, अगर उसी की अगर हम बात करें तो हम मार्केट में सबसे अलग काम किस तरीके से करते हैं कि हमारा जो है ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्टर जो होता है हॉर्टिकल्चर वाला, अगर आप उसको हायर कर लेते हैं तो वो जिस तरीके से काम करता है हम उस तरीके से काम नहीं करते। हम लीक से हटकर काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि साइट को प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं।
हम साइट की मेंटेनेंस के कैलेंडर्स बनाते हैं, हम क्लाइंट को प्रॉपर जानकारी देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर उग सकता है, क्या नहीं उग सकता है, उसके बेसिस पर ही हम अपने डिज़ाइंस प्रपोज करते हैं, राइट। सो हमारा वैसा वाला सिस्टम नहीं है कि वन शू फिट्स ऑल साइजेस। सो हम कस्टमाइज काम करके देते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कस्टमाइज्ड हॉर्टिकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ओके, तो हम आपकी नीड को समझेंगे, आपकी नीड को समझने के बाद आपके साथ बैठकर रिगरस स्टडी करेंगे, फिर ही हम अपने प्लान के साथ आएंगे। सो दैट्स वेयर वी आर कंप्लीटली डिफरेंट। थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में बता दो, कंपनी का नाम क्या है एंड ऑल दैट। सो माय ऑर्गेनाइजेशंस नेम इज द ग्रीन क्रीन। वी आर बेस्ड आउट ऑफ ग्रेटर नोएडा। हम ग्रास फार्म्स हैं हमारे, हम ग्रास का काम करते हैं। हमारे पास जो है लार्ज ट्रीज अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी साइज का पेड़ हमें बोलेंगे, हम आपको पेड़ उपलब्ध करा देंगे। हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन का भी काम करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बता दिया है कि हॉर्टिकल्चर मेंटेनेंस इज वन ऑफ द LOBs विच वी हैव, जिसके ऊपर हम मेजर काम करते हैं, वो हमारा कोर एरिया है। ओके, तो नॉर्मली भाई मैं इसी क्वेश्चन के बाद अपने पॉडकास्ट में अल्पविराम लगाता हूँ, बट मुझे पता है कि आप लिखते भी हो, तो बिफोर मैं इस पे एक अल्पविराम लगाऊं और हम अगले पॉडकास्ट करें, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना आप जो लिखते हो एक बार कुछ सुना दो, लोगों को थोड़ा सा कुछ सुना दिया जाए। हाँ, सो वो पर्सनालिटी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर पर तो नहीं मैं कुछ लिख के नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी आपने जो लिखा हो। आप कब से लिख रहे हो वैसे? मैं ऑलमोस्ट बचपन से लिख रहा हूँ। अच्छा, चलिए। कई डिबेट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया है। ओके। सो लिखने का शौक शुरू से ही रहा है। ओके, मुझे भी थोड़ा सा है, इतना नहीं है जितना आप लिखते हो, थोड़ा बहुत है, बट हाँ शुरू करते हैं। सो ये अभी कुछ लिखा था मैंने, तुकबंदी छोटी सी। ना ही गिला रखता हूँ ना ही शिकवा, ना ही गिला रखता हूँ ना ही शिकवा, बस दिल में दुआ रखता हूँ। कोई तिजोरी भरता है तो कोई गुल्लक, मैं तो बस नियत भरा करता हूँ। अरे वाह। ये ज़माना तुम्हें समझे ना समझे, मैं तुम्हें खूब समझा करता हूँ। मुझे नहीं आता दिल में दबाकर रखना कुछ, प्यार हो या नफ़रत मैं चेहरे पर रखा करता हूँ। कई शायर भरते हैं पन्ने, पर मैं अपना अंदाज अलग रखा करता हूँ। कोई डूबता है शराब में तो कोई शबाब पर फिदा होता है। हमें नशा है शायरी का जो मैं सर पे चढ़ा कर रखता हूँ। वाह 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 वाह, मैं भी इसको यहीं अल्पविराम देना चाहूँगा, क्योंकि इससे बेस्ट एक अल्पविराम मैं सोच ही नहीं सकता फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज अ वेरी ग्रेट पॉडकास्ट। मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड लास्ट एंडिंग वॉज द बेस्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग भाई, थैंक यू। इस पॉडकास्ट में मैंने भरत मोंगा जी से जानने की ये पूरी कोशिश की कि कैसे आप अपने प्लांट्स का ध्यान रख सकते हो, अपने घरों में भी और अपने बाहर भी। तब भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो छूट गए हैं, जिन सवालों का जवाब मैं भरत मोंगा जी से नहीं ले पाया, तो आप अपने सवाल नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं एंड वील बी डूइंग ए नेक्स्ट पॉडकास्ट विद भरत मोंगा जी वेरी सून। तो वो सवालों के जवाब मैं उनसे आपके लिए ज़रूर लूँगा। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भूमि जय भारत।